हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि कॉलेज सबर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खुरपका तथा मुंहपका बीमारी किसके कारण होता है? तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि खुरपका और मुंहपका जो डिजीज है वह एनिमल में होता है, मतलब पशु में होता है और यह एक एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे क्या कि खुरपका और मुंहपका रोग क्या होता है और यह किसके कारण होता है, इसके कौन कौन से लक्षण हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है खुरपका और मुंहपका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूट एंड माउथ डिजीज। फूट मतलब हो गया पैर, एंड माउथ मतलब हो गया मुंह। खुर मतलब पैर मतलब हो गया खुर, जो जानवरों के खुर होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफएमडी। एफएमडी मतलब होता है फूट एंड माउथ डिजीज। एफएमडी का मतलब होता है फूट एंड माउथ डिजीज। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं खुरपका मुंहपका रोग, जो किसके कारण होता है? जो वायरस के कारण होता है। वायरस मतलब विषाणु। अब है क्या कि एफएमडी डिजीज मुख्य रूप से किस में होता है? तो जो मतलब क्या कि जिन भी मतलब क्या कि जिन पशु में खुर फटा हुआ होता है, मतलब खुर जो डिवाइड होता है, उन पशु में मुख्य रूप से खुरपका मुंहपका रोग होता है। जैसे क्या है कि जो है कैटल हो गया, बफेलो, गोट, सीप मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर, इन सब में मुख्य रूप से जो है खुरपका मुंहपका रोग होता है। इसमें होता है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सभी में मुख्य रूप से जो है खुरपका मुंहपका रोग होता है। अब यह रोग चूंकि वायरस से होता है, तो कौन सा वायरस से होता है? तो यह जो रोग है मुख्य रूप से 7 टाइप के वायरस से होता है। 7 टाइप्स ऑफ वायरस, 7 प्रकार के विषाणु से होता है। कौन कौन विषाणु है? ओ, ए, सी, एशिया1, सेट1, सेट2 एंड सेट3। ये सब जो है वायरस का नाम है, जिसके कारण जो है फूट एंड माउथ डिजीज होता है। इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर में भी होता है। सुअर में इस रोग के सिम्टम्स क्या है, मतलब के लक्षण क्या है? अगर हम बात करें सिम्टम्स में, तो सिम्टम्स में क्या हो जाएगा कि पशु के जो खुर होते हैं उसके बीच जख्म हो जाता है ना? खुर में क्या हो जाता है? जख्म हो जाता है। तो और क्या हुआ कि अगर हम उसको इमीडिएट उपचार नहीं करेंगे तो वह जो जख्म जो क्या होता है कुछ दिन बाद घाव में बदल जाता है और उसमें है और उसमें मैगोट्स का मतलब होता है पिल्लू उसमें लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या होता है कि पशु जो है हमेशा अपना पैर पटकते रहेगा। और क्या होता है कि मुंह में क्या होता है कि मुंह का जो एरिया होता है, जीभ का जो एरिया होता है, उसमें छाला पड़ जाता है, मतलब क्या फोका टाइप में हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि पशु हमेशा अपना जीभ बाहर की ओर निकाले हुए रहता है और मुंह से जो है अत्यधिक लाल निकलता है ना? अत्यधिक लाल निकलना। और क्या होता है कि पशु को हल्का मतलब कि पशु को हल्का सा बुखार भी होता है, फीवर भी होता है, बुखार आ जाता है। पशु जो है खाना मतलब बहुत कम कर देते हैं, है ना? पशु जो है खाना कम कर देते हैं, खाना कम कर देते हैं। और क्या होता है कि अगर वह पशु दूध दे रहा होगा तो उसके दूध उत्पादन में जो है अचानक
कमी आ जाएगी, यानी जो सडन लॉस इन मिल्क प्रोडक्शन, अचानक दूध उत्पादन में कमी हो जाएगी। इसके लिए ठीक है क्या कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या होता है, 1 साल में 2 बार मुख्य रूप से जो है फरवरी मार्च के महीना में इसका वैक्सीन पड़ता है, FMD वैक्सीन। इसके लिए वैक्सीन है FMD वैक्सीन, जो क्या होता है कि 1 साल में 2 बार पशुओं को पड़ता है, ताकि जो है खुरपका रोग नहीं हो। इसमें क्या होता है कि मौत जो है पशु का बहुत कम होता है, लेकिन इससे बहुत सारा जो है पशु को मतलब क्या कि इससे क्या होता है कि किसान को बहुत सारा आर्थिक नुकसान होता है। पशु क्या होगा कि खाना बंद कर देगा, दूध उत्पादन में कमी आ जाएगा, तो किसान को कुछ लाभ नहीं होगा। तो क्या होता है कि इसके लिए 1 साल में 2 बार FMD वैक्सीन लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन था खुरपका तथा मुंहपका बीमारी किसके कारण होता है, तो क्या हो जाएगा, ये वायरस, यानी कि ये जो बीमारी होते हैं वो वायरस के कारण मतलब विषाणु के कारण होते हैं। इसके अलावा कुछ और जो इम्पोर्टेंट वायरस बीमारी है, जैसे इसके अलावा जैसे रिंडर पेस्ट भी जो वायरस से होता है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज एनिमल में होता है, मतलब कौन कौन सा रोग पशु में होता है, तो एंथ्रेक्स होता है, BQ होता है, BQ मतलब ब्लैक क्वार्टर, जिसको हम लोग जो है लंगड़ी बुखारी बोलते हैं। एक HS होता है, जिसको हिंदी में गलघोटू बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया। उसके अलावा TB होता है, TB और भी मतलब कुछ होता है, लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम में जो आप लोगों को यही 3-4 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खास करके एंथ्रेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, और यह एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब है कि पशु से मानव में और मानव से पशु में जो रोग फैल सकता है उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। तो इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रोग है जो पशुओं से मानव में मतलब कि फैलता है या संचारित होता है, तो क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंबिकानगर। थर्ड क्वेश्चन है, द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र, तो सबसे पहले हम समझेंगे भू परिष्करण का मतलब क्या होता है। भू परिष्करण को इंग्लिश में हम लोग जो है टिलेज बोलते हैं। टिलेज को क्या बोलते हैं, भू परिष्करण। चलिए अब हम भू परिष्करण को समझते हैं। भू परिष्करण का मतलब होता है, जैसे क्या मान लीजिए क्या कि हमें खेत में कोई फसल लगाना है, तो हम क्या करते हैं कि खेत में जो भी खरपतवार होते हैं उनको मतलब कि खरपतवार को खेत से जो है नष्ट कर देते हैं, खेत को एकदम साफ कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट की सहायता से, मतलब जो यंत्र और उपकरण की सहायता से खेत की जो अच्छे से जो है जुताई कर लेते हैं। उसके बाद जो है मिट्टी को पाटा के द्वारा हम लोग खेत को समतल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसमें कोई फसल लगाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि टिलेज का मतलब होता है कि भूमि में किसी भी प्रकार का जो छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कि जो मिट्टी को पलटते हैं, तो क्या हुआ, छेड़छाड़ हुआ। तो भूमि में मतलब कि फसलों को लगाने के उद्देश्य से
भूमि में किया गया छेड़छाड़ क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। मतलब कि जैसे क्या है, अगर हमको खेत को मतलब अगर हमको खेत में जो है जुताई करना है तो उसके लिए क्या है कि हम जो हाथ से जोत कर नहीं सकते, हमको कुछ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, कुछ यंत्र और उपकरण की जो आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टिलेज। अब जो है टिलेज जो है इसमें एक आता है प्राइमरी टिलेज और एक आता है सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज इसे बोलते हैं प्राथमिक भू परिष्करण। प्राइमरी टिलेज का मतलब होता है, मान लीजिए क्या कि हमारा कोई खेत है, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो हम पहली बार जो क्रिया करते हैं, मतलब कि पहली बार जो भी हम जैसे क्या कि खेत है तो पहला बार हम क्या करेंगे, क्या कि खेत का मट्टी सब क्या होता है कि कॉम्पैक्ट होता है, कड़ा होता है, बैठा हुआ होता है, उसको हम क्या करते हैं हल्की सहायता से मिट्टी को हम कोड़ देते हैं, मिट्टी को पलट देते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज का मतलब होता है जब खेत में कोई काम नहीं किया होगा तो उसमें हम जो पहली बार क्रिया करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी टिलेज। तो इसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी टिलेज में कौन कौन से इम्प्लीमेंट, कौन कौन से उपकरण आते हैं। तो इसका एक ट्रिक है कि जिसमें भी हल लगा होगा, जिसमें भी जो है पलो लगा हुआ होगा, वह सब क्या होगा? प्राइमरी टिलेज का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे देसी हल। देसी हल आप लोगों ने बहुत पहले जो है फिल्म में जो देखा होगा, क्या कि किसान क्या होता था कि ऊपर से एक हल को पकड़े हुए होता था और क्या होता था क्या कि एक फाड़ उसका नीचे और एक फाड़ ऊपर, और बैल के द्वारा उसे जो खींचा जाता था, तो उसे देसी हल बोलते हैं। उसी प्रकार से हम डिस्क प्लो आ गया, उसके बाद मोल्ड बोल्ड प्लो आ गया, मोल्ड बोल्ड हल, और हल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लो बोलते हैं। तो ये सब जो मुख्य रूप से क्या है कि देसी प्राइमरी टिलेज का एग्जाम्पल, मोस्ट एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें हिंदी में जो है हल और इंग्लिश में जो है प्लो लगा होगा, वो सब क्या होगा? प्राइमरी टिलेज का एग्जाम्पल होगा। और प्राइमरी टिलेज का काम क्या होता है कि खेत को केवल जो है कोड़ना, मतलब मिट्टी को केवल जो पलट देना, ये प्राइमरी टिलेज का काम होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी टिलेज की। सेकेंडरी टिलेज, इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम खेत में देसी प्लो का उपयोग करते हैं तो वह जो मिट्टी को किस शेप में पलट देता है। जैसे मान लीजिए क्या कि हमारा एक खेत है ना, मान लीजिए खेत है, या यहाँ से हम जो है क्या कर रहे हैं, क्या कि देसी प्लो को, मतलब क्या कि देसी प्लो को जो है आगे की खींच रहे हैं, तो क्या होगा कि मिट्टी क्या होगा कि इस टाइप का क्या होगा कि दो भाग में बढ़ते चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर हमेशा जो है वी शेप बनेगा। तो क्या होता है कि देसी हल जब भी खेत में चलता है तो उस समय जो है वी शेप का जो है, मतलब क्या खेत जो है वी शेप का हो जाता है, मिट्टी मतलब वी शेप का होते हो जाता है। अब सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज का मतलब होता है जैसे कि जब हम खेत को कोड़ लिए, अब क्या होता है कि हम जिस फसल को लगाएंगे उस फसल के लिए हम क्या करेंगे? सीड बेड प्रिपरेशन, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं बीज सैया, मतलब कि खेत को उस रूप में लाएंगे जिसके कारण क्या है बीज उसमें आसानी से मतलब जो है बोया जा सके। तो सेकेंडरी टिलेज का उद्देश्य होता है सीड बेड प्रिपरेशन। सीड बेड प्रिपरेशन मतलब इसका हिंदी होता है बीज सैया का निर्माण, बीज सैया का निर्माण। ठीक है, इसमें कौन कौन सा जो है उपकरण आता है? तो इसमें मुख्य रूप से डिस्क हैरो आता है, और क्या आता है? कल्टीवेटर आता है, रोटावेटर आता है,
लेवलर आता है। ये सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन प्राथमिक भूपरिष्कर नियंत्रण है, कौन द्वितीय भूपरिष्कर नियंत्रण है। तो जिसमें भी हल लगा होगा वह प्राथमिक भूपरिष्कर नियंत्रण होगा। उसके बाद जो भी मतलब बच जाएगा, जैसे कि डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, लेवलर, इस सब का काम क्या है कि खेत के मिट्टी को मतलब कि बीज को बोने लायक बनाता है। तो उसी को इंग्लिश में कहा जाता है सीड बेड प्रिपरेशन। सेकेंडरी टिलेज का उद्देश्य होता है सीड बेड प्रिपरेशन। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र का उदाहरण है। क्या हो जाएगा कि जिसमें हल लगा होगा वो सब क्या होगा, प्राइमरी टिलेज होगा। देखिए यहाँ पर तीनों हल लगा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क हैरो है ना। डिस्क हैरो को इसे लिखते हैं डिस्क हैरो। अगला क्वेश्चन है, फलों की खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो फल है ना, फल की खेती के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी क्या है, ये लैटिन और ग्रीक वर्ड है ना, लैटिन और ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति इसका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है। तो गाय के दूध में पीलापन जो है कैरोटीन के कारण होता है। और पूछा जाता है कि दूध में किस चीज़ का कमी होता है। जब तो दूध में जो है विटामिन सी और आयरन की कमी होती है, और दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस नामक तत्व पाए जाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि दूध का उजला रंग मतलब कि व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, दूध का उजला रंग किसके कारण होता है, क्या आ जाएगा, केसिन। अगर पूछा जाए पीला रंग, क्या आ जाएगा, कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है, भैंस प्रजाति का उद्भव स्थल मतलब भैंस का उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, भारत। इसमें से एक और क्वेश्चन है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक वर्षीय फसल है। एक वर्षीय फसल नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं अच्छे से। एक वर्षीय फसल का मतलब क्या होता है। एक वर्षीय फसल का मतलब होता है वैसी फसल जो एक सीजन में अपना जीवन चक्र पूरा कर ले। जीवन चक्र का मतलब क्या होता है, सीड टू सीड। क्या है, एक वर्षीय फसल, एक वर्षीय फसल। एक वर्षीय फसल मतलब क्या होता है, जो एक सीजन में, जो एक सीजन मतलब क्या हुआ, 3 से 4 महीना। वैसी फसल जो 3 से 4 महीना में पककर तैयार हो जाती है उसे एक वर्षीय फसल बोलते हैं। मतलब जो एक सीजन मतलब 3 से 4 महीना में पककर तैयार हो जाती है। अब है क्या, जीवन चक्र मतलब क्या होता है, जीवन चक्र। जीवन चक्र का मतलब होता है सीड टू सीड। सीड टू सीड मतलब क्या है कि जब हम कोई फसल का बीज खेत में बोए और वह पककर तैयार होकर उसके बीज तक बनने में जो समय लगता है उस समय अवधि को बोलते हैं जीवन काल। मतलब कि दी टाइम इंटरवल बिटवीन सीड टू सीड। मतलब क्या है कि सीड हम बोए और सीड खेत से प्राप्त हो गया, उसके बीच का जो समय अवधि होगा उसको हम बोलते हैं जीवन चक्र, सीड टू सीड। तो क्या होता है क्या, जैसे कि धान, गेहूँ, मक्का, चना, मटर, मसूर, मूंग, तो ये सब क्या होता है कि एक वर्षीय फसल मतलब 3 से 4 महीना में जब खेत में बीज बोते हैं और 3 से 4 महीना के बाद हमको फिर से बीज प्राप्त हो जाता है। तो एक वर्षीय फसल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे धान हो जाएगा, गेहूँ, मक्का, चना, मटर, मसूर, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब एक वर्षीय फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा है, कौन नहीं है। अब हम इसको ऑप्शन देखेंगे। गेहूँ क्या है, 3 से 4 महीना में पककर तैयार हो जाता है। मक्का क्या है, 3 से 4 महीना में पककर तैयार हो जाता है। सरसों क्या है, ये भी जो है 3 से 4 महीना में पककर तैयार हो जाता है। लेकिन गन्ना क्या है, गन्ना में क्या होता है 18 महीना मतलब लगभग 1.5 साल का समय लगता है। तो इसका आंसर क्या है, गन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आम के प्रयोग किए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं। मतलब क्या कि आम का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो अगर हम आम लिखें, आम, तो इसके अंतिम में क्या है, मौ से क्या हो जाएगा, मीजोकार्प। मीजोकार्प का मतलब हुआ कि आम में जो गुठली होती है उसके ऊपर का भाग और मतलब क्या कि छिलका और जो
भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोकार्ड, और उसी को हम लोग जो खाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मीजोकार्ड। अगर सेब में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, सेब में थैलमस हो जाएगा, मतलब गुद्देदार पुष्पासन होता है उसका। अगला क्वेश्चन है 100 केजी नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध कराने के लिए कितने केजी यूरिया की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब अगर खेत में हमको 100 केजी नाइट्रोजन देना है तो उसके लिए हमें कितने यूरिया की आवश्यकता, कितना केजी यूरिया की आवश्यकता होगी। यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि यूरिया में क्या होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। कहने का मतलब कि 100 केजी यूरिया 46 केजी नाइट्रोजन देता है ना। इसमें पूछ कह रहा है कितने केजी यूरिया की आवश्यकता होगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हम लोग को जो निकालना होता है उसको उधर साइड लिखते हैं। मतलब 46 केजी नाइट्रोजन 100 केजी यूरिया से मिलती है चूंकि, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 केजी नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 100/46 केजी यूरिया से मिलती है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको 100 केजी चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 केजी नाइट्रोजन 100/46 इंटू 100। तो हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000/46 को काटेंगे कितना, 23, ये हो जाएगा 5 पर 3 0। इसको भाग देंगे हम 23 को 5,000 से, 23 दूनी 46, 10 में से 6 गया 4, 40, 23 का 23, 17, 23 का 115, 23 चौका 138, 7 भाग लगेगा। हाँ 7 भाग, 7 21 के 82, 7 दूनी 14, 16, या 9 बच जाएगा, डेसिमल 0, 23 और 9 क्या जाएगा 217.39। इसमें हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जो दिया हुआ रहेगा वो भी साइड रहेगा, जो निकालना रहेगा वो साइड रहेगा। कितना होगा, मतलब 170.39 केजी से हमको क्या आ जाएगा, 100 केजी नाइट्रोजन मिल जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है केले की वानस्पतिक परिवर्तन की विधि है, मतलब कि केला का अगर हमको प्रोपागेशन करना, उसका संख्या बढ़ाना है तो हम लोग उसे किस पार्ट से करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सकस। सकस का मतलब होता है जब केला का जो पेड़ होता है जहाँ वो निकलता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सकस। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें अगर कहीं भी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें समझना है, तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताया जाएगा या उसके अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो